त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव के विवादास्पद बयान पर कांग्रेस ने ऐतराज जताते हुए उनसे इस्तीफा मांगा। कांग्रेस ने विप्लव देव पर सिख और जाट समाज को अपमानित करने का आरोप लगाया। विप्लव कुमार देव ने एक कार्यक्रम में देश के अलग अलग समुदायों और राज्यों के लोगों से जुड़ी बातें समझाते हुए ये बयान दिया था, जिसमें उन्होंने सिख, जाट और बंगाली लोगों का जिक्र किया था। हरियाणा में जहां प्रचुर আছে तो हरियाणा जाटाদের বিষয় বলে जाटाদের উপর दिमाग কম থাকে কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট বাংলা যদি जाटेর সঙ্গে না तो घर से बंधु निकल के जाता है बंगाल वो बांगाली बोले এদের সঙ্গে বুদ্ধিতে বাংলা না বাঙালিদের একটা পরিচয় আছে। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया और लिखा कि त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव ने पंजाब के सिख भाइयों और हरियाणा के जाट समाज को अपमानित कर उनका दिमाग कम बताया। ये भाजपा की ओछी मानसिकता है। खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला चुप क्यों हैं? मोदी जी और नड्डा जी कहां हैं? माफी मांगे, कार्रवाई करें। असम में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य के 26 जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ की वजह से अब तक लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं। ऊपर से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सैलाब की मार से जूझ रहे असम के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो असम में बाढ़ काफी भयानक रूप ले सकती है, क्योंकि राज्य के कई जिले पहले ही बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इनमें मोरीगांव जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां बाढ़ की वजह से सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक परिवार नाव पर रहने के लिए मजबूर दिखा। आदमी कैसे रहेगा? आदमी तो बहुत आदमी नौका पर रहा है, घर बार भी डूब गया। मोरीगांव की तरह असम के कामरूप जिले में भी बाढ़ से कई गांवों में गर्दन तक पानी भर गया। कई मकान तो छत तक डूबे नजर आए। बारपेटा जिले से सामने आए एक वीडियो में एक लड़के को बाढ़ के बीच फंसे हुए देखा गया। असम के करीब 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अभी तक असम के बाढ़ की स्थिति नाजुक है। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात इसलिए भी डरा रहे हैं क्योंकि मौसम विभाग ने वहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अनुमान है कि अगले 72 घंटे असम के बाढ़ प्रभावित जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे उफान पर बह रही नदियों का सितम काफी बढ़ सकता है, क्योंकि राज्य की ज्यादातर नदियां पहले से खतरे के निशान से ऊपर बह रही। ऐसे में भारी बारिश बाढ़ से जूझते असम के लोगों की मुसीबतें बढ़ा सकती है। असम के 26 जिले अब तक बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जहां 55 लाख लोगों के प्रभावित होने का अनुमान है और 100 से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से दम तोड़ चुके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस पर असम को हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिया है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन हमें दिया है, उसी हिसाब से हम भी लगे हुए हैं और हम इस परिस्थिति को मुकाबला कर पाएंगे। कोलकाता में बीजेपी महिला मोर्चा ने नाबालिग लड़की की मौत पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि 2 दिन पहले उत्तर दिनाजपुर में उस लड़की की हत्या कर दी गई थी। यही वजह रही कि बीजेपी महिला मोर्चा ने राज्य के कई शहरों में प्रदर्शन किया। कोलकाता से आई तस्वीरों में दिखा कि हाथों में बैनर और पोस्टर लिए बीजेपी से जुड़ी कई महिलाएं वहां की एक सड़क पर रैली निकालने के लिए इकट्ठा हुई, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों की पुलिस से बहस हो गई। हालांकि थोड़ी देर के बाद मामला शांत हो गया। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है राजस्थान में जारी सियासी खींचतान से जुड़ी हुई। राजस्थान पुलिस ने गायब चल रहे पायलट समर्थक विधायकों की तलाश के लिए दिल्ली और हरियाणा पुलिस से मदद मांगी है। राजस्थान के डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने हरियाणा के डीजीपी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और अपील की है कि जिन विधायकों के खिलाफ एसओजी जांच कर रही है उनकी तलाश में मदद करें। उधर राजस्थान एसओजी की टीम पिछले 3 दिन से हरियाणा के मानेसर के होटल में विधायकों की तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक उसे कामयाबी हाथ नहीं लगी। राजस्थान सरकार का आरोप है कि पायलट समर्थक विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह विधायकों की खरीद फरोख्त की साजिश में शामिल थे, इसलिए उनसे पूछताछ जरूरी है। तो ये पूछताछ की बात भी हुई, उसके साथ ही साथ होटल में छापेमारी भी हुई। हालांकि पहले दिन जब पहुंचे तो 1 घंटे तकरीबन वेट भी करना पड़ा और ये बताया गया कि उस वक्त वो विधायक वहीं पर थे, लेकिन उन्हें भगा दिया गया। ऐसे आरोप भी कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक से केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के लिए मशीन लेकर चला एक ट्रक 1 साल बाद अपनी मंजिल पर पहुंचा। नासिक से तिरुवनंतपुरम के जिस 1750 किलोमीटर के सफर को तय करने में अमूमन ट्रकों को 5 से 7 दिन लगते हैं,
वहीं पिछले साल जुलाई में भारी भरकम मशीन लेकर चले ट्रक को 365 से भी ज्यादा दिन लग गए। क्योंकि स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली 70 टन वजन की मशीन को सुरक्षित पहुंचाने का काम बच्चों का खेल नहीं था। मशीन को खींचते हुए ट्रक कछुए की चाल से आगे बढ़ा और आखिरकार 1 साल बाद विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचा। लेकिन इससे पहले ट्रक के रास्ते में कई रोड़े आए। कभी सड़क किनारे खंबा बीच में आया तो कभी बिजली की तारों ने रास्ता रोक डाला। रास्ता साफ करने के लिए ट्रक के साथ डंडे लेकर चल रहे लोग तारें ऊपर उठाते नजर आए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो क्रेन बुलाई गई। एक आदमी क्रेन पर चढ़कर तारों तक पहुंचा और उन्हें ऊपर उठाने लगा। काफी देर की जद्दोजहद के बाद तारें ऊपर उठ पाईं और तब जाकर ट्रक आगे बढ़ा। इतनी बड़ी मशीन को लेकर जब ट्रक चला तो सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह घिर गया। फिर न ट्रक के आगे कोई गाड़ी दिखी और न पीछे। एक पूरी टीम ट्रक के साथ साथ चलती दिखी। साथ में पुलिस वाले भी निगरानी करते नजर आए। और इतनी चुनौतियों के बाद महाराष्ट्र से चला ये ट्रक केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचा। बताया गया कि इस ट्रक में एरोस्पेस हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव नाम की मशीन थी, जो स्पेस मिशन के प्रोजेक्टों में काफी मददगार साबित होती। लेकिन 70 टन वजन और करीब 25 फीट की ऊंचाई वाली इस मशीन को महाराष्ट्र से केरल लाना टेढ़ी खीर था। इसलिए 74 पहियों वाले ट्रक का सहारा लिया गया, जिसमें 10 पहियों ने मशीन का भार खींचा और बाकी के 64 पहियों ने संतुलन बनाए रखने के लिए मशीन का वजन बराबर बांटा। इतनी विशाल मशीन को लेकर ट्रक को सड़क पर ज्यादा देर तक नहीं चलाया जा सकता था, इसलिए ट्रक रोजाना महज 5 किलोमीटर का सफर ही तय करता था और कोई हादसा ना हो इसलिए 32 लोगों की एक टीम हर वक्त इस ट्रक के साथ चलती थी। विकास दुबे का एक पुराना वीडियो सामने आया, जिसमें करीब 2 साल बाद सितंबर 2019 में जेल से छूटकर अपने गांव लौटे विकास दुबे का उसके गुर्गे ने जोरदार स्वागत किया। दिखाई दे रहा है कि वहां पर काफी नारेबाजी भी हुई। इस दौरान विकास के गुर्गे उसके लिए जमकर नारेबाजी करते कैमरे में रिकॉर्ड हुए। वीडियो में सफेद कुर्ता पहने विकास दुबे सभी से मिलते और आशीर्वाद देते नजर आया। केंद्र सरकार के खेती से जुड़े 3 अध्यादेशों के खिलाफ हरियाणा के करनाल में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। सरकार ने इन अध्यादेशों के तहत किसानों को मंडी के बाहर भी फसल बेचने के अधिकार समेत कई फैसले लिए हैं, लेकिन किसान इन अध्यादेशों को उनके खिलाफ बता रहे हैं, जिस पर हरियाणा के करनाल में भी किसानों ने सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया। किसान और आड़तियों ने जिला अधिकारी के दफ्तर के बाहर ट्रैक्टरों की लंबी कतार लगा दी। खेती से जुड़े 3 अध्यादेशों के खिलाफ उन्होंने पीएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। सरकार की मंशा आड़ती और किसान के संबंध खराब करने की है। सरकार एमएसपी से भागना चाहती है। किसानों के साथ आड़ती भी खेती से जुड़े इन 3 अध्यादेशों को सरकार से वापस लेने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनमें एक अध्यादेश के तहत सरकार ने किसानों को मंडी के बाहर भी फसल बेचने की छूट दे दी है, जिस पर आड़तियों का आरोप है कि इससे मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और किसानों का आरोप है कि उन्हें फसल का सही दाम नहीं मिल सकेगा। दूसरा अध्यादेश कॉन्ट्रैक्ट खेती से जुड़ा है। इसके तहत किसान ज्यादा कीमत वाली फसल उगाने के लिए खरीदारों से समझौता कर सकेंगे, लेकिन किसानों का आरोप है कि इस अध्यादेश के बाद वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह जाएंगे। तीसरा अध्यादेश आवश्यक चीजों के कानून से जुड़ा है, जिसमें सरकार ने बदलाव करते हुए जरूरी सब्जियों और दालों को जमा करने पर लगी रोक हटा ली है। किसानों का आरोप है इससे जमाखोरी बढ़ेगी और महंगाई के मोर्चे पर भी लोगों को झटका लगेगा। हरियाणा के करनाल में बिजली विभाग के दफ्तर में जमकर लात घूंसे चले। जानकारी के मुताबिक करनाल के गगसीना में बिजली की लाइन खेतों के नीचे से ले जाने के मुद्दे पर विवाद था और इसी मुद्दे पर एक पक्ष शिकायत लेकर बिजली विभाग के एसडीओ दफ्तर पहुंचा था। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि एसडीओ से बात चल रही थी कि अचानक कुछ लोग दफ्तर में घुसे और बिना कुछ कहे मारपीट शुरू कर दी। पहले तो हमला करने वाले ने हाथ से मारा, फिर वहां पर रखी कुर्सियों से भी हमला करना शुरू कर दिया। जिन दोनों लोगों की पिटाई की जा रही है उन्होंने बचने की काफी कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। मारपीट के दौरान एक व्यक्ति ने किसी तरह से कमरे से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 लोग फरार हैं। राजस्थान के दौसा में मजदूरों के बीच मारपीट हो गई। एक आईटी केंद्र में ये मजदूरी कर रहे थे और वहीं किसी बात को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान महिलाएं भी मारपीट में शामिल रहीं। बताया जा रहा है कि 2 गांवों के बीच पहले से ही ये विवाद चल रहा था और ये विवाद सरकारी ऑफिस में मारपीट तक पहुंच गया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना मरीजों को घर में ही क्वारंटीन रहने की सुविधा दे दी, लेकिन यूपी में ये सुविधा केवल बिना लक्षण वाले मरीजों को होगी, वो भी कड़ी शर्तों के साथ। सरकारी आदेश के मुताबिक केवल उन मरीजों को घर में क्वारंटीन रहने का विकल्प दिया जाएगा जिनकी देखरेख के लिए घर में कोई व्यक्ति हो। इसके अलावा घर में मरीज के अलग रहने के इंतजाम होने भी जरूरी होंगे। सबसे अहम बात यह कि मरीज को अपने खर्च पर एक कोविड केयर किट खरीदकर अपने पास रखनी होगी। इस कोविड केयर किट में मास्क और दस्तानों के अलावा ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और सोडियम हाइपोक्लोराइड भी होगा। इतना ही नहीं, मरीज के साथ रहने वाले शख्स को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा रखनी जरूरी होगी। इसके अलावा मरीज को दिन में 2 बार अपनी सेहत की जानकारी जिले के कंट्रोल रूम को देनी होगी। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील की। प्रियंका गांधी ने असम, बिहार और यूपी में आई बाढ़ पर चिंता जताई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने की अपील की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर पहुंचे और उनके भाई को श्रद्धांजलि दी। नरेंद्र सिंह तोमर के छोटे भाई अजय प्रताप सिंह तोमर का शनिवार को निधन हो गया था। वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर लॉकडाउन के दौरान घर का किराया नहीं लेने की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने बताया कि किराया 2 लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है और ऐसे हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आदेश नहीं दिया जा सकता। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद 9 खिलाड़ियों ने स्टेडियम में अभ्यास शुरू कर दिया। हालांकि कोरोना से बचने के लिए इन खिलाड़ियों पर कुछ नियमों की बंदिश भी लगाई गई है। 5 रफाल लड़ाकू विमान 29 जुलाई को अंबाला पहुंचेंगे। रफाल की पहली खेप को लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। हालांकि वायुसेना में आधिकारिक तौर पर इन्हें अगले महीने शामिल किया जाएगा और इसकी तैनाती पर भी बाद में फैसला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक थाने के दौरे पर पहुंचे एडीजी के आगे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की पिस्तौल फंसने पर एडीजी आग बबूला हो गए। उन्होंने सब इंस्पेक्टर को हाथ उठाकर दौड़ लगाने की सजा सुना दी और बाकी पुलिस वालों को भी लताड़ लगाई। जिले के नोडल अफसर बनाए जाने के बाद एडीजी प्रेम प्रकाश निरीक्षण करने के लिए मांधाता थाने पहुंचे, जहां पिस्तौल चेक करने के दौरान ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की पिस्तौल फंस गई। उसके धीरे धीरे पिस्तौल खोलने पर एडीजी का पारा ऐसे चढ़ा कि उन्होंने सब इंस्पेक्टर की पिस्तौल ले ली और उससे हाथ ऊपर करवाकर दौड़ लगवा दी। हाथ ऊपर दौड़ के आओ। एडीजी ने सब इंस्पेक्टर को ऐसी झाड़ मारी मानो स्कूल में कोई टीचर बच्चे को डांट रहा हो। सजा सुनाने के बाद एडीजी सब इंस्पेक्टर के पीछे देखने भी गए कि वो सजा पूरी तो कर रहा है ना। इस बीच एक पुलिस वाला तो सबके बीच ही जैम पिस्तौल को ठीक करने की कोशिश में लगा दिखा। अगर गलती से गोली चल जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था, इसलिए एडीजी ने उसे भी फटकारा। इसके बाद एडीजी ने थाने के पुलिस वालों को प्रैक्टिस करने का निर्देश सुना दिया। मैगजीन और राउंड सबके जमा करा दीजिए, केवल खाली पिस्तौल को दीजिए, प्रैक्टिस करेंगे, खोलने बंद करने। गाजियाबाद में बीती रात बदमाशों ने एक पत्रकार को गोली मार दी। गाजियाबाद में पत्रकार ने अपनी भांजी से छेड़खानी की शिकायत पुलिस से की थी। बताया जा रहा है कि शिकायत देने से नाराज बदमाशों ने पत्रकार को गोली मार दी। वारदात का एक सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें 4 से 5 बदमाश पहले उनकी बाइक रोककर मारपीट करते हैं और उसके बाद गोली मार देते हैं। उनकी बेटी भी बाइक में उनके साथ थी। क्यों मारी गोली? हमारी भांजी है, उसकी कमेंट्स करते थे लोग बाग, तो हमने विरोध करा उस चक्कर में, वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद हमने एप्लीकेशन भी दी थाने के अंदर, उस देने के बाद फिर 2-3 दिन के बाद गोली मार दी। देश भर में कोरोना के मामले बढ़कर 11.5 लाख के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 37,148 नए कोरोना मरीज सामने आए। तो वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 547 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा 28,000 के आंकड़े को पार कर गया। इसी के साथ एक दिन में 37,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। मौत का जो आंकड़ा है पिछले 24 घंटे में वो 500 के आंकड़े को पार कर गया। तकरीबन 600 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। और इसी के साथ देश भर में अगर कोरोना के आंकड़े को देखें तो 11.5 लाख का ये आंकड़ा छू गया। यूपी पुलिस ने विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे पर 20,000 रुपए का इनाम रखा है। दीप प्रकाश लखनऊ के कृष्णानगर थाने से फरार है। पुलिस कानपुर गोलीकांड के मामले में दीप प्रकाश से पूछताछ करना चाहती है।
तो यूपी पुलिस ने विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे पर 20,000 रुपए का इनाम रखा है। दीप प्रकाश लखनऊ के कृष्णनगर से फरार चल रहा है। पुलिस हालांकि लगातार उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है ताकि उससे पूछताछ हो पाए। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी रोकने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई तेज कर दी। 2 दिन पहले ही क्राइम ब्रांच ने घाटकोपर इलाके से 7 लोगों को रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया था। बताया गया कि पकड़े गए सभी आरोपी दवा की दुकानों या फिर दवा बनाने वाली कंपनियों से जुड़े हैं, जिनसे पूछताछ में कुछ दवाई बनाने वाली कंपनियों और दुकानों के इस काम में शामिल होने के सुराग क्राइम ब्रांच को मिले, जिनके आधार पर जल्द ही क्राइम ब्रांच इस मामले में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां भी कर सकती है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के करीबी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सचिन पायलट पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सचिन पायलट पर गंभीर आरोप लगाए। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि सचिन पायलट ने बीजेपी में शामिल होने के लिए उन्हें 35 करोड़ रुपए की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया था। जो मेरे से बात हुई वो सचिन जी से बात हुई, उन्होंने पैसे की मेरे से बात जरूर की थी। 35 करोड़ की बात आई थी, 35 से ऊपर भी थी। 35 की आई, चिंता मत करो, 35 की रेट है। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक नाइजीरिया का नागरिक भी शामिल है। आरोप है कि पकड़े गए चारों तस्कर एलईडी बल्ब और मेकअप किट के अंदर हेरोइन छिपाकर सप्लाई करते थे। जम्मू से लश्कर ए तैयबा के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से 1.5 लाख रुपए भी बरामद हुए। राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट की याचिका पर आज फिर सुनवाई होगी। कल सुनवाई के दौरान सचिन पायलट के वकीलों ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी मामलों में स्पीकर को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। सचिन पायलट के वकीलों ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाना और सरकार गिराना दोनों अलग अलग बातें हैं और केवल मुख्यमंत्री का विरोध करने पर दल बदल कानून लगाए जाना गलत है। जबकि सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्पीकर के अधिकार की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। इस मामले में स्वतंत्र पक्षकार बने वकील पूनम चंद्र भंडारी भी अपना पक्ष रखेंगे। हमारा ये है कि जो पायलट ने पायलट ग्रुप ने जो रिट फाइल करी है, उसके अंदर वो संविधान के 10 सूची के सेकंड 1A को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसमें कहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर चुनाव जीतने के बाद में अगर वो रिजाइन करता है तो पहले ये अभी कानून ये बना हुआ है उसकी सदस्यता जाएगी वहाँ से। अब वो चाहते हैं ये पॉइंट हट जाए उसके अंदर। अगर ये पॉइंट हटता है तो करप्शन बढ़ेगा, यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद में वो रिजाइन कर देगा तो वो विधायक रह सकता है। वो ये चाहते हैं, इससे हम आए हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कानून बना हुआ सही है। अमेरिका के पोर्टलैंड में केंद्र की तरफ से भेजे सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प हो गई। पोर्टलैंड में अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद से ही प्रदर्शन जारी है। लेकिन अमेरिका की केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षा बल भेजे जाने के बाद ये प्रदर्शन और भड़क गए। रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। गुस्साए लोगों ने एक सरकारी दफ्तर पर हमला कर दिया और वहां आग लगा दी। बवाल बढ़ता देख सुरक्षा बल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां दागी गईं। सामने आई एक तस्वीर में कुछ जवान एक प्रदर्शनकारी को डंडे से पीटते दिखे। लोगों को खदेड़ने के लिए मिर्च के स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि सख्ती के बावजूद भीड़ पीछे नहीं हटी, उल्टा लोगों ने सुरक्षा बल पर ही पेट्रोल बम और पटाखों से हमला कर दिया। दक्षिण अमेरिकी देश मैक्सिको से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में भारी हथियारों से लैस लोगों की एक सेना नजर आई, जिसके बारे में दावा किया गया कि ये वहां के एक बड़े ड्रग तस्कर की निजी सेना है। वीडियो में भारी हथियारों से लैस कुछ लोग सैनिकों जैसी वर्दी में दिखाई दिए। यही नहीं, इनके पास सेना में इस्तेमाल होने वाली बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला भी नजर आया। कई लड़ाके तो मशीन गन और आधुनिक राइफल से लैस दिखे। हालांकि मैक्सिको की सरकार ने वहां ऐसी किसी सेना की मौजूदगी से इनकार किया और वीडियो की जांच करवाने का दावा किया। दिल्ली एम्स में कोरोना वायरस की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल मतलब इंसानों पर परीक्षण शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में 18 से 55 साल की उम्र के 100 लोगों पर टीके का ट्रायल किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 12 से 66 साल की उम्र के लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। इन सभी लोगों का वैक्सीन के परीक्षण के लिए पूरी तरह से स्वस्थ होना जरूरी है। साथ ही ट्रायल में वो लोग ही शामिल होंगे जिन्हें अब तक कोरोना ना हुआ हो। दिल्ली एम्स के अलावा देश के 12 संस्थानों को भी इस काम के लिए चुना गया है।
दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जानकारी दी कि हवा में कुछ घंटों तक कोरोना वायरस रहता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इससे बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को ज्यादा खतरा नहीं है। In symptomatic, you may have some degree of airborne infection because of these virus staying in the air for a longer period.